एनाटॉमी पढ़ेंगे, देन एम्ब्रियोलॉजी, देन हिस्टोलॉजी, एंड देन हम बात करेंगे थायराइड हार्मोन्स के बारे में। सबसे पहले थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं। इसकी थोड़ी सी मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंस बता दूं, ये अगर ग्लैंड ना होता तो आप जो अभी एक्टिव रह रहे हैं, काम शाम कर रहे हैं, ये सारे कर रहे हैं, तो वो आप इस तरह ना कर सकते। दूसरा सेकंड मेन इंपॉर्टेंस के, अगर ये ना होता तो आपकी ब्रेन की, ये ना होता तो आपकी ये जो बोन्स की प्रॉपर डेवलपमेंट हो रही है, आपके जो हाइट अच्छी बनी है, वो ना होती। तो आई होप आप लोगों को इसकी समझ लगी होगी कि हम ये क्यों पढ़ने लगे हैं और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। खैर, थायराइड ग्लैंड हमारी जो नेक है, इसके सामने हमारा, आपको पता है कि क्या होता है, ये पीछे आपका ट्रैकिया पड़ा होता है, ट्रैकिया विंड पाइप जिसको हम कहते हैं, अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ के आए हैं। तो इसके एंटीरियर साइड पे क्या होगा, आपका एंटीरियर पे और दोनों साइड्स पे, फॉर एग्जांपल ये मैं कहता हूँ कि आपका ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया के इधर इस वाली साइड पे भी और इस वाली साइड पे भी क्या होगा, आपका थायराइड ग्लैंड होगा, एंड देन इसके सामने भी थायराइड ग्लैंड होगा। अच्छा, अब इसको हमने दो लोब्स में कर दिया डिवाइड। एक कौन सा, जो राइट साइड पे होगा राइट लोब, जो लेफ्ट साइड पे होगा उसको हम लेफ्ट लोब कह देंगे, और जो इनके ऊपर होगा, फॉर एग्जांपल ट्रैकिया के ऊपर होगा, इन दोनों को आपस में जोड़ रहा होगा, बैंड ऑफ टिश्यू होगा, इसको हम कहते होते हैं इस्थमस। ठीक है, देन क्या होगा कि कुछ लोगों में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ग्लैंड भी होता है, मींस के ये जो आपका इस्थमस है ना, इसके ऊपर भी थोड़ा सा ग्लैंड होगा। ठीक है, तो इस तरह क्या किया कि हमने इसको डिवाइड कर दिया कुछ लोब्स में, लेकिन मेन जो इसके इंपॉर्टेंट है वो कौन सा, राइट लोब, देन लेफ्ट लोब, एंड देन ये आपकी आ गई इस्थमस है। और ये वाला जो है ना, इसका मैं अभी आप लोगों को इंपॉर्टेंस बताता हूँ कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये थी थायराइड की एनाटॉमी। देन आ जाता है कि थायराइड ग्लैंड आपका डेवलप कैसे होता है। तो देखो, ये मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ाऊंगा रिप्रोडक्टिव में, लेकिन क्या होता है कि आपका जब डेवलपमेंट हो रही होती है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही होती है, तो उस दौरान कुछ आपके फेरिंग्स के अंदर ना आर्चीज बनती होती हैं, ठीक है, पाउचेस बनते होते हैं। तो खैर उधर ये सारी चीजें बन रही होती हैं, लेकिन हमारा जो मेन पर्पस है इसको पढ़ने का कि क्या होता है कि थायराइड डाइवर्टिकुलम अराइज होता है। डाइवर्टिकुलम हम किसको कहते होते हैं, किसी भी आउट पाउचिंग को, आउट ग्रोथ को हम क्या कह देते होते हैं, डाइवर्टिकुलम कह देते होते हैं। वो कहाँ से अराइज होगा, वो आपका अराइज होगा प्रिमिटिव फेरिंग से। ठीक है, फेरिंग्स अगर नॉर्मल बंदे में हम कहें तो ये जो आपका गला है ना, इसको नॉर्मली हम फेरिंग्स उधर से क्या होगा। अच्छा, अब क्या हुआ कि ये आपका थायराइड बन कहाँ पे रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपका बन रहा है फेरिंग्स में, मतलब माउथ में बन रहा है। देन क्या करता है कि ये माइग्रेट करता है, डिस्टेंड करता है, कहाँ पे डिस्टेंड करके आपकी नेक में आ जाता है। देखो ना, नॉर्मल जो एडल्ट बंदा है उसमें आपका थायराइड ग्लैंड कहाँ पे है, आपकी नेक में है। तो ये बना कहाँ से, ये आपकी इधर फेरिंग से बना, एंड देन क्या हुआ, ये डिस्टेंड करके कहाँ पे आ गया, आपकी नेक में आ गया, माइग्रेट करके इधर आ गया। अब देखो, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है एमएलई वालों ने याद रखना है, वो ये कि अगर क्या होता है, इसको इधर आने के लिए क्या थी, माइग्रेशन की जरूरत थी, ऐसा ही है कि नहीं है। अगर देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर ये माइग्रेट करके इधर नहीं आएगा, माइग्रेट करके इधर नहीं आएगा, तो हो सकता है ये इधर ही रह जाए। ठीक है, इट मीन्स के बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ माइग्रेशन क्या होगा कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो कहाँ पे हो सकता है आपकी जुबान पे ही हो। फॉर एग्जाम्पल ये बंदे की टंग होती है, ठीक है, ये जुबान है, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कर ले, तो हो सकता है कि ये आपका थायराइड ग्लैंड, थायराइड टिश्यू जो है वो इधर ही रह जाए। तो इसको हम कहते होते हैं एक्टोपिक थायराइड ग्लैंड, इसको हम क्या कहते हैं, एक्टोपिक। अब एक्टोपिक का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जांपल नॉर्मली आपका थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होना चाहिए था, इसका टिश्यू कहाँ पे होना चाहिए था, नेक में, लेकिन क्या हो कि इसका टिश्यू अब आपको कहाँ पे मिल रहा है, अदर साइड पे मिल रहा है, तो इसको हम कहते होते हैं एक्टोपिक। फॉर एग्जाम्पल एक्टोपिक आगे प्रेगनेंसी भी आप पढ़ोगे कि नॉर्मली प्रेगनेंसी जो है आपका, जो क्या कहते हैं, बच्चा होता है, उसकी कहाँ पे इंप्लांटेशन होती है, यूट्रस में आके इंप्लांटेशन होती है। वो अगर और कहीं हो जाए तो उसको हम कहते होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। लेकिन बताने का पर्पज है कि अपनी नॉर्मल जगह पे वो वाला टिश्यू नहीं है, तो इसको हम कह देते हैं एक्टोपिक। तो ये वाला तो मतलब यू वर्ड में आया हुआ था एमसीक्यू के, क्या है कि अगर प्रॉपर माइग्रेशन नहीं हो रही तो आपको क्या मिल जाएगा कि ये वाला जो थायराइड टिश्यू है वो कहीं भी मिल सकता है, इस वाले रास्ते में कहीं भी मिल सकता है, लेकिन मोस्टली ये कहाँ पे होगा, ये जुबान पे ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता चल गया। अब क्या है कि जब बच्चा बन रहा होता है, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है कि आपका ये जो इधर थायराइड ग्लैंड होता है, ये जो इधर थायराइड ग्लैंड है, इसको क्या है कि एक डक्ट के साथ ये जुड़ा हुआ होता है ऊपर आपके माउथ के साथ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल उसने इधर, हाँ ये देखें, ये आपका क्या है जनाब, थायराइड ग्लैंड है। तो ये क्या है, इधर से एक डक्ट जा रही है जो कि ऊपर जा रही होगी। इधर हमारी जो बुक है ना उस पे इतने अच्छे से नहीं बनी हुई, लेकिन इधर फॉर एग्जांपल आपका माउथ है, ठीक है, तो ये उधर एक डक्ट जा रही होगी, इसको हम कहते होते हैं थायरोग्लोसल डक्ट। थायरोग्लोसल डक्ट क्यों का, थायरो का वर्ड हम यूज कर रहे हैं थायराइड ग्लैंड के लिए, ग्लोस का वर्ड हम यूज कर रहे हैं टंग के लिए, किसके लिए, टंग के लिए। ठीक है, तो इसको हमने क्या नेम दे दिया, थायरोडक्ट होती है। ये नॉर्मल बंदे में आपको जब एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही होगी तो ये होगी। अब क्या है कि फॉर एग्जांपल नॉर्मली जब बच्चा पैदा होता है तो इसने क्या हो जाना होता है, ओब्लिटरेट हो जाना होता है, खत्म हो जाना होता है। ठीक है, खत्म हो जाएगा, और इधर इसका क्या है कि थोड़ा बहुत रेमनेट बच जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, और जो इसका रेमनेट बन जाएगा उसको हम क्या कहते हैं, फोरामन सिकम कहते होते हैं। फोरामन सिकम किस तरह होगा, फॉर एग्जांपल ये आपकी जो जुबान होती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपकी टंग है,
तो ये इसका ये वाला जो लास्ट वाला पोर्शन है, ये फ्रंट है समझो टंग का, और ये लास्ट वाला, तो इधर ना एक थोड़ी सी डिप्रेशन सी होगी, जिसको हम क्या कह देंगे, फोरामन सीकम। व्हाट इज फोरामन सीकम? दिस इज रेमनेंट ऑफ थायरोग्लोसल डक्ट। ठीक हो गया? तो ये आप लोगों को मिल सकता है। अब क्या हो कि फॉर एग्जांपल ये आपकी जो डक्ट है, ये वाली जो आपकी डक्ट है, ये मैंने आप लोगों को कहा कि इसने ओब्लिटरेट हो जाना है, खत्म हो जाना है, लेकिन अगर ये बच्चा पैदा हो जाए लेकिन फिर भी ये ओब्लिटरेट ना हो, तो उसमें क्या होगी? परसिस्टेंट रहेगी ना, उसको हम क्या देंगे? परसिस्टेंट थायरोग्लोसल डक्ट। तो आपको क्या मिल सकती है? परसिस्टेंट थायरोग्लोसल डक्ट मिल सकती है, जो कि उसने इस डायग्राम में शो की हुई है। ये आप देख सकते हैं कि ये कहां से आ रही है? फोरामन सीकम से आ रही है, और कहां तक आ रही है? आपके थायराइड ग्लैंड तक आ रही है। तो एक ये प्रॉब्लम अराइज करगी, कौन सी? परसिस्टेंट थायरोग्लोसल डक्ट वाली। और दूसरी कौन सी प्रॉब्लम अराइज करगी? जब माइग्रेशन नहीं हो रही थी, कि आपका जो टिश्यू था वो कहां पे रह रहा था? वो उधर ही जुबान के पास रह रहा था, तो इसको हमने क्या नेम दे दिया था कि एक्टोपिक है। ठीक है, आप एक्टोपिक टिश्यू मिल रहा है। तो इसी चीज को मैं अब आप लोगों को बुक से पढ़ाता हूँ कि इसमें क्या मिल सकता है। फॉर एग्जांपल ये कनेक्ट किसके साथ होती है? टंग के साथ। किसके थ्रू? थायरोग्लोसल डक्ट के थ्रू। तो ये क्या है कि नॉर्मली डिसअपीयर हो जाती है, लेकिन अगर परसिस्ट करे तो ये क्या बना सकती है? सिस्ट बना सकती है। सिस्ट हम किसको कहते होते हैं? कोई भी फ्लूइड फील्ड पॉकेट को, उसको हम क्या कह देते हैं? सिस्ट कह देते होते हैं। तो ये सिस्ट बना सकती है, या क्या है कि ये पायरामिडल लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड बना सकती है। ये देखो पायरामिडल लोब, ये वाला जो लोब था, मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ लोगों में क्या होता है कि ये जो इस्थमस है, इसके ऊपर थोड़ा सा थायराइड का लोब पड़ा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? पायरामिडल लोब। तो ये आप लोगों को मिल सकता है। अच्छा, देन क्या आ गया कि इसमें क्या होता है? फोरामेन सीकम क्या होता है? नॉर्मल होता है। नॉर्मल किसका? ये रेमनेट है किसका? थायरोग्लोसल डक्ट का। अच्छा, अब क्या है कि इसके मोस्ट कॉमन क्या है कि एक्टोपिक थायराइड टिश्यू मिल सकता है। कहां पे? इज इन द टंग मिल सकता है। अब क्या हो, फॉर एग्जांपल इसमें एक और थोड़ी सी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। यही तो मुझे यूवर्ड इसकी बंदे की बात पसंद है, जिसने ये बुक लिखी है, वो साथ में क्लिनिकल देता है। फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ लोगों में क्या होगा कि आपकी ये जो फॉर एग्जांपल टंग है, इधर क्या है? थायराइड टिश्यू पड़ा हुआ है। अब क्या हो कि अगर ये प्रॉपरली इधर माइग्रेट नहीं कर रहा, ठीक है, तो उस वक्त क्या प्रॉब्लम हो रही थी? इसको हम एक्टोपिक थायराइड टिश्यू कह रहे थे। अब क्या हो कि फॉर एग्जांपल ये बिल्कुल नहीं माइग्रेट करके ना आए, मींस कि ये आपका थायराइड ग्लैंड इधर है ही नहीं। ठीक है, तो सिर्फ क्या है कि आपका ये इधर एक्टोपिक थायराइड ग्लैंड पड़ा हुआ है। तो अब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल ये जब बंदा जवानी में जाएगा, तो आपको पता है जब आप प्यूबर्टी में पहुंचते हो, या आपका प्रेग्नेंट लेडी होती है, तो उसमें हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है। जब हार्मोन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, तो ये अभी मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, टीएसएच ज्यादा हो जाएगा। जब टीएसएच ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा? वो इस पे आके थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता होता है, और देन T3 और T4 की उसने प्रोडक्शन बढ़वानी होती है। लेकिन फिलहाल आप जस्ट ये याद रख लो कि क्या हो रहा है इस बंदे में, जब वो प्यूबर्टी में जाएगा, या क्या है कि दूसरा वो जाएगा, प्रेग्नेंट लेडी होगी, तो देन उसका ये जो जुबान के ऊपर मैस है ना थायराइड का, ये बड़ा होना शुरू हो जाएगा। जब ये बड़ा होना शुरू हो जाएगा, तो बंदा आपके पास प्रेजेंट कैसे करेगा? प्रेग्नेंट लेडी होगी या एक जवान बंदा होगा, और वो आपके पास जुबान के एक मैस के साथ प्रेजेंट करेगा। अब फॉर एग्जांपल आप सोचते हो कि इस मैस को मैं रिमूव कर देता हूं। अगर क्या करोगे? आप इस मैस को रिमूव कर दोगे। जब इस मैस को आप रिमूव कर दोगे, यही तो थायराइड ग्लैंड जिधर से आपका प्रोड्यूस हो रहा था, T3 T4 प्रोड्यूस हो रहा था, ऐसे ही है कि नहीं है? अब क्या हुआ कि आपने इस मैस को ही रिमूव कर दिया। जब आप मैस को ही रिमूव कर दोगे, अब आपका होगा T3 T4। ठीक है, तो अब उस बंदे का प्रॉपर मेटाबॉलिज्म काम नहीं करेगा, और बंदे को क्या हो जाएगी? हाइपोथायरॉयडिज्म। ये हमने कल पढ़नी है कि बंदे को क्या हो जाएगी? हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगी। तो यही उसने बात किया कि थायराइड टिश्यू साइड क्या है? टंग पे होगा, इसको हम कहते हैं लिंगुअल थायराइड, और रिमूवल में रिजल्ट इन किस? हाइपोथायरॉयडिज्म। और ये क्या है कि इफ इट इज द ओनली थायराइड टिश्यू प्रेजेंट, मींस कि ये सिर्फ इधर ही है, नीचे नहीं है। देन आ गया वही थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट। ये प्रेजेंट कैसे करेगी? अब देखो, ये मैंने आप लोगों को बताया कि ये क्या हो सकती है? डक्ट सिस्ट। मींस कि ये वाली जो डक्ट बनी हुई है, इधर फ्लूइड अकामुलेट हो जाए, तो इसको हम क्या कह देंगे? डक्ट सिस्ट कह देंगे। तो अब बंदा आपके पास प्रेजेंट कैसे करेगा? बंदा आपके पास प्रेजेंट करेगा, उसका एंटीरियर नेक मैस होगा। ठीक है, मींस कि आपको ना नेक पे मतलब अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि उनके नेक में ना इस तरह उभार सा बना हुआ होता है, तो इस तरह प्रेजेंट कर सकता है। देन वो आपको क्या कहेगा कि मैं जब क्या करता हूँ, जुबान को अपनी को हिलाता हूँ, ठीक है, बाहर की तरफ प्रोट्रूड करता हूँ, तो ये वाला मैस जो है ना, ये ऊपर आ जाता है। ये वाला मैस क्या होता है? ऊपर आ जाता है। अब आप लोग सोच रहे होगे कि ये मैस ऊपर क्यों आ रहा है? देखो इधर बंदे की क्या होगी? जुबान होगी, और ये इसके साथ ये कनेक्टेड है। अब ये वो जुबान को आगे बाहर प्रोट्रूड कर रहा है, तो क्या होगा? ये वाला मैस ऊपर खींच जाएगा कि नहीं खींच जाएगा? ये आपने मस्ट याद रखना है कि क्या होगा, ये जो आपके थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट होती है, ये प्रेजेंट कैसे करेगी? एंटीरियर मिड लाइन नेक मैस होगा, और वो क्या करेगा? मूव्स विद स्वेलिंग। जब बंदा निकलेगा कोई चीज, और क्या है कि प्रोट्रूजन ऑफ द टंग करेगा, तो वो क्या है कि ये वाला जो मैस होगा, ये ऊपर मूव करेगा। अब ये हम चीज क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कुछ ऐसे मैसेज होते हैं जो कि टंग की मूवमेंट के साथ मूव नहीं करते होते, तो इस तरह हमने इन दोनों को डिफरेंशिएट कर लिया। अब कौन से नेक मैसेज हैं? उसमें भी नेक पे उभार होगा, लेकिन वो जब बंदा स्वेलिंग करेगा या अपनी टंग की मूवमेंट करेगा, तो वो मूव नहीं करेंगे। तो उसमें कौन से आ जाते हैं? उसमें आ जाता है आपका फेरिंजियल क्लेफ्ट सिस्ट। ठीक है, इसका सिंपल आपने ये याद रखना है कि ये जो आपका परसिस्टेंट सर्विकल साइन
माइनस होगा, ये भी एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। इन्होंने नॉर्मली क्या हो जाना होता है, खत्म हो जाना होता है, लेकिन अगर ये खत्म ना हो, ठीक है, तो क्या होगा, आपके पास से बंदा किस तरह प्रेजेंट कर जाएगा, एंटीरियर नेक मैस के साथ, और ये मोस्टली क्या होंगे, लेटरल साइड पे होंगे। ये वाला जो होता है ना थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट, ये कहाँ पे होगी, एंटीरियर पे होगी, जबकि ये वाले जो होंगे मोस्टली लेटरल पे होंगे, और ये क्या करेंगे, जुबान की मूवमेंट के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे। देन ये वाली जो चीज है, आगे आगे ये जो अब हमने सारा मेन डिटेल्स पढ़नी है, वो ये कि आपका जो थायराइड है ना, उसमें फोलिकुलर सेल्स होते हैं, जहां से आपका सारे ये जो बन रहे हैं ना T3 T4, अभी मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। इसका अभी फिलहाल आप रट्टा लगा लो कि ये कहाँ से डिराइव हो रहे हैं, एंडोडर्म से। ये एंडोडर्म आपको पता है कि जब एम्ब्रियो बन रहा होता है तो उसकी पहले 3 लेयर्स होती हैं, ऐसा ही है कि नहीं है, ठीक है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो ये कहां से आपका बन रहे हैं, थायराइड फॉलिकुलर सेल्स, वो आपके एंडोडर्म से बन रहे होते हैं। एंड देन आ गया आपका ये वाले जो पैराफोलिकुलर सेल्स हैं, वो कहां से राइज कर रहे होते हैं, वो फोर्थ फेरिंजियल पाउच से राइज कर रहे होते हैं। ये वाला जो पाउच वाला है और ये वाले जो सारी सीन है ना, इसकी डिटेल हमें दी हुई है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो इस वजह से मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, फिलहाल आपने जस्ट इसको रट्टा लगा लेना है। तो ये था हमारा थायराइड डेवलपमेंट, लेकिन इसकी अभी थोड़ी सी हम हिस्टोलॉजी की बात करते हैं, क्योंकि जो है एमएलई वालों को एमसीक्यूज इस तरह, मतलब वो सीधे सीधे एमसीक्यूज नहीं देता, वो आपको नेक मैस का कहेगा, देन क्या है कि आपको हिस्टोलॉजी दिखाएगा नेक मैस की। अब क्या है कि आपका फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया कि आपका ये जो थायराइड ग्लैंड होता है, इसके अंदर थायराइड फॉलिकल्स होते हैं, जहां से आपके हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे होते हैं T3 और T4। तो अब क्या है कि जब आप उस बंदे की बायोप्सी करोगे, ठीक है, बायोप्सी करके आपने देखना चाहा किसके अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर नीचे देखना चाहा, आपको किस सेल्स मिलेगी, इस तरह क्या फॉलिकल्स मिल जाएंगे, इस तरह के उनके ये जो अंदर है, अंदर आपको पिंक टिकेट मिल जाएगा, जिसको हम कोलोइड कहेंगे, ठीक है। और क्या है कि आपको सेल की एक क्यूबॉइडल क्यूबॉइड सेल, उनकी एक लेयर मिल जाएगी, तो उससे आप पता जाएगा कि ये वाला टिश्यू देख रहा हूँ, ये कौन सा है, ये थायराइड का टिश्यू है, करके आप लोगों को हिस्टोलॉजी दे सकते। मैं आप लोगों को बुक नहीं बल्कि वो जो पिक है ना, इसकी शेयर कर दूंगा कि किस तरह की आपको बायोप्सी पे फाइंडिंग मिलेगी। फिलहाल आप जस्ट ये याद रख लो कि आपके जो फॉलिकल्स मिल रहे होते हैं वो किस तरह के मिलेंगे, बाहर एक सेल्स की लेयर ने सराउंड किया हुआ होगा, जिनको हम क्या कहेंगे, फॉलिक्यूलर सेल्स कहेंगे, और इनके अंदर क्या होगा, कोलोइड प्रोटीन होगी, इधर प्रोटीन्स की कॉम्युलेशन होगी, जिसको हम क्या कह देंगे जनाब, कोलोइड कह देंगे। तो इस तरह का होता है आपका थायराइड ग्लैंड। तो ये थी जनाब थायराइड एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी एंड आल्सो इट्स एम्ब्रियोलॉजी। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन या कुछ भी इस तरह का मसला हो नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। नहीं सॉरी, इसमें एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो ये कि इसकी जो हमने ब्लड सप्लाई है वो नहीं पड़ी। अब ब्लड सप्लाई इसकी कहाँ से आ रही होती है, इसका वही आप याद रख लो कि नीचे से कौन सप्लाई कर रही होगी, इन्फीरियर थायराइड आर्टरी, और ऊपर से कौन आपका, अब ये आ गया फॉर एग्जांपल क्या होता है कि आपका लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी होती है, इससे एक ब्रांच निकल रही होती है जिसको हम कहते हैं थायरो सर्विकल ट्रंक। अब ये जो आपका थायरो सर्विकल ट्रंक है, इससे ब्रांच निकलती है हमारी इंफीरियर थायराइड आर्टरी, जो कि क्या जाके सप्लाई कर रही होगी, आपके थायराइड ग्लैंड को जाके सप्लाई कर रही होगी। देन आ गया आपकी सुपीरियर थायराइड आर्टरी, मींस के जो सुपीरियर पार्ट को सप्लाई कर रही होगी, तो वो किसकी ब्रांच है, वो है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। इसको आपने रट्टा ही लगाना है और इसमें कोई खास कंसेप्ट वाली बात नहीं है।